नमस्कार, स्वागत आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज पंच, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज पंच में ना सिर्फ आपको बताते हैं हम पूरी खबर, बल्कि उस खबर की करते हैं पूरी पड़ताल साक्ष्य और तथ्यों के साथ साथ ही अपने जो हमारे संवाददाता हैं उनसे जानते हैं लेटेस्ट अपडेट भी। लेकिन आज की अगर बात की जाए, आज कौन कौन सी खबरें न्यूज पंच में आपको हम बताएंगे और साथ ही उसकी पड़ताल भी करेंगे, आइए सबसे पहले उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता बनर्जी जो लगातार पहले नो सर यानी एसआईआर कर रही थी, आखिरकार उन्होंने भी यस सर बोल दिया है, यानी एसआईआर को अब उन्होंने हाँ कर दिया है। और इस तरह की तमाम जो खबरें सामने आ रही हैं कि अब उन्होंने अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दिया है। इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि कैसे उन्होंने आखिरकार अपनी जो प्रक्रिया है पूरी की है, और पहले मना करती रही लेकिन आखिरकार उन्होंने भी उसको भर दिया है। साथ ही बात करेंगे राजधानी दिल्ली को लेकर, किस तरीके से साइबर फ्रॉड के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे थे, ऐसे में दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से एक अलग जाल जो है वो बिछाया, साइबर सिक्योर किया है पूरी राजधानी को, और कैसे इसके चलते लगातार 1000 से ज्यादा जो लोग हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है, क्योंकि साइबर अपने आप में बहुत बड़ा, और उसी को लेकर यहां भी अब जो पुलिस है उसकी सख्ती देखने को मिल रही है। किस तरह का ऑपरेशन शुरू किया गया वो बताएंगे, और आखिर में बात करेंगे खास तौर से बांग्लादेश की भी। जी हाँ, आपको बता दें यहां पर अब लगातार हमने देखा था किस तरीके से जो सियासी हलचल है वो तेज होती नजर आई थी, सत्ता परिवर्तन हुआ, बड़ा उलटफेर हुआ, और उसके बाद अगर अब बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्ता का नशा जो है फिलहाल जिन पर सत्ता है उन पर इसका नशा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पहली खबर है, अब आइए जल्दी से उसका रुख कर लेते हैं, आखिर क्या है जो पूरी खबर है। खासतौर से अगर बात की जाए एसआईआर की, हमने देखा था पश्चिम बंगाल में किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो कराए गए, लोगों को मना किया गया कि नहीं, एसआईआर फॉर्म आपको नहीं भरना है। और ये कोई कहने वाला कोई और नहीं बल्कि सूबे की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये ऐसा कहा था। विरोध प्रदर्शन हमने देखा किस तरीके से किया, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अब ममता बनर्जी ने भी ये असर कर दिया है, यानी एसआईआर को हामी उन्होंने भर दी है, क्योंकि फॉर्म अब उन्होंने भर दिया है। लगातार इस तरह की खबरें हमने देखी हैं, लोग सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया कि अब ममता बनर्जी जो हैं, जो पहले लगातार ना करती रहीं, लोगों को गुमराह करती रहीं, कहती रहीं कि ये फॉर्म नहीं भरना है, ये सही नहीं है, और अब वो खुद इस फॉर्म को भर चुकी हैं। जबकि पहले भी हमने देखा था कैसे उन्होंने जो फॉर्म है उसको स्वीकार किया था, कैसे ये पूरा जो मामला है शुरू हुआ, और इसके चलते एसआईआर के चलते हमने देखा पश्चिम बंगाल में किस तरह का जो विरोधाभास है वो नजर आया था। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए खासतौर से निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता की, तो यहाँ पर अब जो लोग हैं उन्होंने पूरी तरीके से इसको सपोर्ट किया है। और फिलहाल अगर देखते हैं तो क्या स्थिति नजर आती है वो आपको विस्तार से हम बता देते हैं, आखिर कैसे ममता बनर्जी जो अब इसका अपना फॉर्म जो है भर चुकी हैं, नाना करते हुए आखिरकार उन्होंने भी अपना फॉर्म जो है भर दिया है। पश्चिम बंगाल में उसी वजह से अगर बात की जाए, जो राजनीतिक अटकलें हैं वो लगाई जा रही थी, और अब ये जो अटकलें हैं वो तेज होती जा रही हैं, इन पर विराम नहीं लगा बल्कि ये तेज हो गई हैं। किस वजह से आपको बता दें, सीईओ कार्यालय सहित प्रशासनिक हलकों में अब जो हलचल है वो ये नजर आ रही है, और वजह है उसके पीछे क्योंकि अब सीएम ममता बनर्जी के एसआईआर फॉर्म भरने की जो खबर है वो सामने आ रही है, यानी उन्होंने खुद वो फॉर्म भर दिया है, जिसको लेकर वो लगातार ना करती रही। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का जो इंतजार है वो अभी भी किया जा रहा है, लेकिन इस बात की पूरी जो संभावना है जताई जा रही है। वहीं निर्वाचन क्षेत्र के जिलाधिकारी कार्यालय ने इस बात से पल्ला झाड़ लिया है, यानी वो जानकारी साझा नहीं करना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ जो जानकारी है सीएम के चुनावी बूथ के जो बीएलओ हैं वो सवाल सुनते ही अपना फोन काट दे रहे हैं, यानी वो भी संपर्क अब किसी से नहीं करना चाह रहे हैं। अगर कोई उनसे संपर्क कर रहा है तो इसके बारे में पूछते ही अपना फोन काट देते हैं, यानी काम हो चुका है लेकिन ये बताना नहीं है, क्योंकि अगर बताएंगे तो फजीहत अपनी होगी। एक ऐसा काम जिसके लिए लगातार जो पूरी जनता है उसको गुमराह किया गया, मना किया गया, और आखिरकार कैसे ये जो पूरा हम कह सकते हैं जो फॉर्म सबमिट उन्होंने किया है उसकी जानकारी मिली है, और इसको लेकर अमित मालवीय ने भी क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम बता देते हैं। खासतौर से बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पर पूरी तरीके से ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रही है, और साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम होते हुए ममता बनर्जी ने भ्रम फैलाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, बतौर मुख्यमंत्री अगर कोई इस तरीके से जनता को भ्रमित कर रहा है, अमित मालवीय जो हैं यहाँ उनके दावों की पोल खोलते नजर आए। अभी तक लगातार ममता बनर्जी जो लगातार ना कर रही थी एसआईआर को, क्योंकि अंतिम दिन चुपचाप फॉर्म भरकर उन्होंने जमा कर दिया है, जबकि कृष्णनगर रैली में उन्होंने दावा किया था कि मैं जो फॉर्म है उसको जमा नहीं करूंगी। और एक और अच्छी बात जो है, करीब 100% मतदाताओं ने समय पे अपना जो फॉर्म है वो भरा है, और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन को प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने की वहां जरूरत नहीं पड़ी, यानी
पूरी जो प्रक्रिया है समय पर पूरी कर ली गई है। और वहीं जनता को तृणमूल पर भरोसा नहीं है, ये भी कहना अमित मालवीय का। साथ ही टीएमसी सरकार की एक्सपायरी डेट नजदीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। ममता के दावों पर अब सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि जनता जो है वो देख रही है कि कैसे उनको क्या कहा जाता है लेकिन खुद क्या किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये बताता है कि कैसे निर्वाचन आयोग की जो पूरी प्रणाली है उसमें पारदर्शिता नजर आती है। फिलहाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं कोलकाता से, सौरभ दत्ता। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे, नारा करते हुए आखिर हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने फॉर्म भर दिया है? यस सर, वो भी बोल चुकी हैं। मुगल, देखिए 4 घंटा बीत चुका है अमित मालवीय के पोस्ट को। 4 घंटा हो चुका है। 4 घंटे तक अभी तक आप एआईटीसी का हैंडल, सोशल हैंडल पकड़िए, या फिर ममता बनर्जी के खुद की इस हैंडल का पोस्ट, या फिर उनका जो सोशल मीडिया अदर्स जो पोस्ट है, कहीं पर अभी तक इसको अमित मालवीय के ट्वीट के अगेंस्ट में, एक हैंडल के पोस्ट के अगेंस्ट में कोई वक्तव्य नहीं आया है कि ये झूठ है या सही है जी। और दूसरी बात ये है कि देखिए, शुरू से ही ममता बनर्जी ना करती है, बाद में उनको हाँ हाँ करना पड़ता है। वो मंच में कहती है यस सर टॉन्ट मार के, लेकिन इसके जरिए देखा जा रहा है उनको खुद को यस सर बोलना पड़ रहा है एसआईआर को। तो पहले 4 नवंबर पर रैली हुआ था, तब उन्होंने एसआईआर के जमकर विरोध किया था। बीच में देखा गया, जब बीच 2 हफ्ता बाद हुआ तो वो कहने लगी कि मैंने फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन आप लोग फॉर्म भरिए। ये वो कहने 2 हफ्ते बाद कहने लगी, और आखिर में ये देखा गया कि ये यहाँ तक हुआ कि उन्होंने अपने कार्यकर्ता को बोले कि आप फॉर्म भरने में मदद भी कीजिए, लेकिन वो एक के बाद एसआईआर के खिलाफ बोलती रही। और कल जो हुआ, कल तो इतने सारे बातें उन्होंने बोली एक के बाद एक। उनके पोस्ट से वो बोल सकती या नहीं सकती, ये सब पे सवाल हो गया। और अंत में शाम को जब ये नेशनल क्वेश्चन था सीईओ ऑफिस को हमने जब पूछा, तो उन्होंने उनको पूछा कि आज तो एन्यूमरेशन फॉर्म का डे एंड हो गया, अभी क्या हुआ? अब सीएम ने फॉर्म फिलअप किया? क्योंकि वो तो पहले तो कही थी कि उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो सीईओ के ऑफिस से पूरी तरह से तो सहमति नहीं जताई गई, पूरी पुष्टिकरण नहीं की गई, लेकिन हालांकि सोर्सेस के मार्फत हमें पता चला कि वो फॉर्म भरी है जी। लेकिन अब तो अमित मालवीय का ट्वीट भी आ गया, उनका भी वही कहना है, हालांकि अभी तक पुष्टिकरण नहीं हुआ है ऑफिशियल तरफ से। तो ये जो सारे बातें के चल के, और एक बात है, हमें कल और एक खुलासा हुआ जी। वो खुलासा क्या है? वो खुलासा ये है कि सीएम फ्लैग्ड वोटर है। ये फ्लैग्ड वोटर क्या है मुकुल? ये फ्लैग्ड वोटर ये है कि निर्वाचन के जो वोटर्स जो एक्ट है उसके तहत सेक्शन 4D में जुडिशियरी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट पोर्टफोलियो होल्डर्स, स्पोर्ट्स, खेल, कल्चरल जगत से अगर कोई आते हैं जो एमिनेंट पर्सनालिटी है, जो विशिष्ट व्यक्ति है, तो वो अपने आप को मार्क्ड वोटर करार दे सकती है। इसका मतलब ये है कि उनको और आम आदमियों की तरह अभी एन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट करके अभी एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। वो बाद में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में अपना डॉक्यूमेंट्स दे सकती थी। लेकिन इसमें सवाल क्या उठा? सवाल ये उठा, आप खुद फ्लैग्ड वोटर हो, आप कमीशन के सुरक्षा कवच के दायरे के अंदर हो, और जो दायरे के बाहर है उनके सामने आप एसआईआर की विरोध कर रही हो, ये कैसा है जी? इस पे सवाल उठा। तो इसी पे बीजेपी का रिएक्शन आ रहा है कि ये ममता बनर्जी के लिए पहले नहीं है। इससे पहले भी वैक्सीन जब आया था तब वो कहने लगी थी कि ये मोदी का वैक्सीन है, हम नहीं लेंगे, लेकिन वैक्सीन वो ली थी। यानी सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम सूबे के मुख्यमंत्री कर रही हैं। देखिए, जो आप अगर एक के बाद एक सिचुएशन जो होता है कि एक घटना के बाद और एक घटना, इस सारे घटना को आप साथ साथ जोड़ेंगे तो उसका जो आभास निकल कर आ रहा है वो तो यही इंडिकेट कर रही है, क्योंकि वो तो अपने बयान पे टिक नहीं रही है जी। जो बोल रही है और जो हकीकत में जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उसमें डिफरेंसेस हैं। यहाँ तक कि चलिए बिल्कुल जल्दी ये स्थिति जो है सौरभ साफ होती नजर आ जाएगी। पहले नारा करती हैं और उसके बाद जो फॉर्म है वो भर देती हैं, और उसके साथ ही कोशिश ये कि जानकारी जो है जनता तक ना पहुंचे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसे बड़े एक्शन की जो किया है दिल्ली पुलिस ने। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार हम देखते हैं आज के समय में जब साइबर फ्रॉड की बात की जाती है उसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है क्या कुछ किया जाए, कैसे जो साइबर अपराधी हैं वो गिरफ्त में आ सकते हैं। लेकिन जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, अब ऐसी ही तस्वीर को हम कह सकते हैं इसको अब सच्चाई में नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन यहां पर चलाया है।
खासतौर से साइबर हॉक ऑपरेशन ये, जिसके लिए खासतौर से करीब 48 घंटे ऑपरेशन चला, इसका दूसरा चरण, और इसके तहत भी हजारों लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला आपको विस्तार से अब यहाँ बताते हैं आखिर क्या है ऑपरेशन। जब हम साइहॉक 2.0 की बात कर रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो बड़ा ऑपरेशन था इस पर कामयाबी पाई है और कैसे एक बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ नजर होता फिलहाल सबके सामने आया है। क्योंकि आज के समय में लगातार हम देखते हैं साइबर धोखाधड़ी जो है वो की जा रही है। राजधानी में हमने देखा था पिछले दिनों किस तरीके से कई मामले सामने आ रहे थे और लगातार दिल्ली पुलिस इसको लेकर काफी जागरूक थी। लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि कैसे अंकुश लगा सकते हैं, कैसे इस पर नकेल कसी जा सकती है। लेकिन अब ये नकेल पूरी तरीके से कसी गई है। क्या है आखिर ये पूरा ऑपरेशन, आइए विस्तार से इसको समझाते हैं ग्राफिक के माध्यम से आपको। खासतौर से दिल्ली पुलिस का जो ऑपरेशन साइहॉक है 2.0, यहां एक बड़ा एक्शन लिया गया है उनके खिलाफ जो कि साइबर क्राइम में लगातार एक्टिव थे। और इस दौरान कितने अपराधी जो हैं, करीब 1140 अपराधी जो हैं वो दबोचे गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा एक्शन यहां पर दिल्ली पुलिस ने लिया है। आईएफएसओ यूनिट और लोकल पुलिस का जो जॉइंट ऑपरेशन था जिसके तहत 1140 लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। करीब 48 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और खासतौर से ये ना सिर्फ पहला बल्कि इससे पहले भी आपको बता दें इस तरह का ऑपरेशन चलाया गया था। नवंबर में ये पहला ऑपरेशन जो है साइहॉक का ये चला था और उसके बाद दोबारा इस तरह का ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली पुलिस का एक बड़ा एक्शन और इसके साथ साथ कोशिश यही कि दिल्ली जो है वो साइबर के तौर पर सिक्योर नजर आ सके। फिलहाल इससे पहले जो एक्शन लिया गया था, यानी अगर हम साइहॉक की अगर बात करते हैं, पहले ऑपरेशन की बात की जाए, क्या था वो भी आपको बता देते हैं यहाँ पर। अब 1140 लोग जो हैं उनको ना सिर्फ दबोचा गया बल्कि जब पहले इसकी हम बात करें, जो पहला साइहॉक हुआ था इसमें दिल्ली पुलिस का 48 घंटे का ये पूरा ऑपरेशन था और नवंबर महीने में इसको अंजाम दिया गया था जिसमें 4300 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं 43 से ज्यादा लोग, और उसके बाद 850 से अधिक साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा भी गया। वहीं 500 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए गए और साथ ही अगर देखा जाए तो पूरा ये जो मामला है करीब 1000 करोड़ की साइबर ठगी का पता चला था, जिसको खंगालने के लिए लगातार पुलिस ने दबिश दी और उसके बाद एक बड़ा एक्शन जो है नजर आया है। कई साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है और कई स्थानों पर छापेमारी जो है वो भी हमने देखा किस तरीके से यहां पर दिल्ली पुलिस जो है करती नजर आई है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं साइहॉक 2.0 की अगर बात की जाए, यहां भी करीब 1140 लोग जो हैं जिनको दबोचा गया, जबकि पहले की अगर बात की जाए तो वहां भी करीब 4300 से ज्यादा जो लोग थे उन पर उनको डिटेन किया गया। अब आइए आपको विस्तार से हम बताते हैं कि आखिर कैसे जो साइबर सिक्योर की बात की जा रही है, इस एक्शन का जो रिजल्ट है वो क्या होगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि अब राजधानी जो है वो पूरी तरीके से साइबर सिक्योर होगी। ऑपरेशन साइहॉक की अगर बात की जाए तो इसके तहत साइबर फ्रॉड नेटवर्क की फाइनेंशियल रीड को ही खत्म करके दिल्ली पुलिस का कहना है कि साफ संदेश दिया गया है कि साइबर अपराधियों को दिल्ली में कोई सेफ जगह नहीं मिलेगी। साइबर सिक्योरिटी पूरी तरीके से अगर देखा जाए कैसे राजधानी साइबर सिक्योर बन सकती है, ये एक उद्देश्य है और उसके तहत ही लगातार जो कार्रवाई है की गई है। बल्कि एक शुरुआत खासतौर से हम देख सकते हैं कैसे, और एक इरादा है कि साइबर सिक्योर दिल्ली हम कैसे बना सकते हैं। और भारत पहले से कहीं अधिक मजबूत है क्योंकि जब जितना हम टेक्निक का उपयोग करते हैं, एआई की बात करते हैं, उसके तहत हमारी जो एक चुनौती खड़ी हो जाती है, चैलेंजेस जो है वो इसी पर लगाम लगाने का है। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो काफी सफल नजर आ रही है। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों को डिटेन किया गया, गिरफ्तारी की गई है और करीब 1000 करोड़ की ठगी का ये पूरा मामला है। फिलहाल किस तरीके से जो एक्शन है पूरा हुआ इसको हम जान लेते हैं। दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु, जानना चाहेंगे एक बड़ा एक्शन जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने लिया है, आखिर किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली एनसीआर जो है वो साइबर क्रिमिनल्स का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो साइबर क्राइम की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर इंटरवीन किया और सीधा निर्देश दिया दिल्ली पुलिस को कि इस पर एक बड़ा एक्शन लिया जाए, एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाए। जिसके बाद साइहॉक 1.0 जो है पिछले महीने नवंबर के महीने में 20 तारीख को पहली बार ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं उनकी एक टीम को गठित किया गया और अलग अलग जगह छापेमारी की गई। आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की जो आईएफएसओ यूनिट है ये स्पेशल सेल का एक हिस्सा है। ये पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही थी और सबसे पहले जो है इनपुट जुटाए गए कि आखिर दिल्ली में कौन कौन से ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां पर साइबर क्राइम ज्यादा होता है और इसके अलावा जो साइबर विक्टिम्स हैं
उनकी कंप्लेंट्स को एनालाइज किया गया और एक बहुत हम कह सकते हैं कि बड़ा होमवर्क दिल्ली पुलिस ने किया और उसके बाद 48 घंटे तक ये ऑपरेशन चलाया। ये वाले ऑपरेशन की बात करें साईहॉक 2.0 ये भी आज सुबह 8 बजे तक चला है और पिछले 48 घंटे तक दिल्ली पुलिस के सैकड़ों पुलिसकर्मी जो है वो दिल्ली के अलग अलग जगह पर छापेमारी करते हुए नजर आए और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 1140 लोगों को जो है पकड़ा गया है, जिसमें कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कई लोग बाउंड डाउन किए गए हैं। ये जो आंकड़ा है 1140 का, ये वो है जिन पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो हमारे पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि करीब 3 से 4 हजार लोग ऐसे भी हैं जिनको डिटेन करके पूछताछ की गई है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि करोड़ों रुपए का जो मनी ट्रेल है वो भी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सामने आया है। पिछली बार जो ऑपरेशन हुआ था उसमें हमने देखा था कि करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का जो मनी ट्रेल है उसको बस्ट करने में दिल्ली पुलिस कामयाब हुई है। लेकिन इस बार कितना मनी ट्रेल सामने आया है इसको लेकर दिल्ली पुलिस एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। 3 बजे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में दिल्ली पुलिस के 2 जॉइंट सीपी, जिसमें जॉइंट सीपी सदर्न रेंज और जॉइंट सीपी आईएफएसओ जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी देंगे। जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा एक्शन जो है वो हमने यहाँ पर देखा दिल्ली पुलिस का, जो कि एक तरीके से सफल माना जा रहा है। और कोशिश यही कि दिल्ली को जब हम साइबर सिक्योर हमें अगर बनाना है तो क्या उसके लिए हमें करना होगा, उसकी बानगी इस एक्शन में, इस ऑपरेशन में नजर आई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात हुई कि किस तरीके से लगातार जब हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण, अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जहाँ पर एक बार फिर से जो सियासत है वो गर्माती नजर आ रही है। लगातार हम देखते आए हैं, अगर बात की जाए अक्टूबर के महीने से किस तरीके से उथल पुथल की स्थिति बनी और बड़ा उलटफेर वहाँ पर नजर आया, लेकिन अभी भी जो सियासत की जब बात की जा रही है तो स्थिति सामान्य नहीं है। अब यहाँ पर आपको बता दें, जो राष्ट्रपति हैं वो आरोप लगा रहे हैं यूनुस पर कि वो अपने सत्ता के नशे में चूर हैं। आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि वो सत्ता के नशे में आए और आखिर किस तरह का जो दर्द है वो झलका बांग्लादेश के राष्ट्रपति का, वो आपको विस्तार से हम बता देते हैं। आखिर उन्होंने क्यों कहा कि काफ़ी बेइज्जत महसूस कर रहे हैं अपने ही मुल्क में, अपने ही देश में। क्या है पूरा मामला, आइए इसकी पड़ताल करते हैं। खासतौर से बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनका दर्द यहाँ झलकता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस से वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं और वजह क्या है, दरअसल खुद को बेइज्जत महसूस कर रहा हूँ, ये उनका कहना है, शहाबुद्दीन का, बांग्लादेश के राष्ट्रपति। और साथ ही आखिर वजह क्या रही, देखिए आपको बता दें, फरवरी चुनाव के बाद पद छोड़ने का जो संकेत है वो यहाँ पर शहाबुद्दीन देते हुए नजर आ रहे हैं और इसके पीछे की वजह है यूनुस। आखिर कैसे, जो इन दोनों के बीच की जो स्थिति है वो क्या रही है। रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में अपनी जो आप बीती है वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने यहाँ पर जाहिर की है और बताया कि यूनुस की जो अंतरिम सरकार है किस तरीके से काम कर रही है और उन पर आरोप भी यहाँ पर राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने लगाए हैं। और उसके बाद से कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हलचल जो है वो तेज होती नजर आ रही है बांग्लादेश में। लगातार उथल पुथल का दौर हमने वहाँ पर देखा और हालांकि आपको बता दें 2023 में निर्विरोध चुने गए थे 75 वर्षीय शहाबुद्दीन जो हैं, कोई भी किसी ने विरोध नहीं किया था, निर्विरोध था वहां पर उनका जब चुनाव था। लेकिन अब आवामी लीग के उम्मीदवार के तौर पर जब वो चुने गए थे, अब अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहे हैं और आखिर क्या वजह है इस तरह की, वो आपको और पूरे विस्तार से हम यहाँ बताते हैं। क्यों आखिर कहा जा रहा है कि जो यूनुस हैं वो सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं, क्या इसकी वजह है, आइए ये भी समझ लेते हैं। खासतौर से यहाँ पर जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं उनका ये कहना कि जो यूनुस हैं वो सत्ता के नशे में है, क्योंकि इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। लगातार अपना जो इंटरव्यू दिया उसमें इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को काफ़ी अपमानित महसूस कर रहा हूँ और बतौर राष्ट्रपति मेरे को साइड लाइन किया जा रहा है। साथ ही उनका कहना था कि जो मेरी अथॉरिटी है, मेरी जो शक्तियाँ हैं, उनको कमज़ोर करना शायद इसका मकसद है जो यूनुस सरकार वहाँ पर कर रही है। और साथ ही आपको बता दें, उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के प्रेस डिपार्टमेंट को हटा दिया गया है और कहीं ना कहीं कई महीनों से यूनुस से मिलने से उन्होंने इनकार भी किया है। लगातार कोशिश की जा रही थी कि मुलाकात हो, लेकिन यूनुस जो है उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इसके अलावा बांग्लादेशी एम्बेसी से राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी जो तस्वीर थी वो भी हटा दी गई है और ये संदेश दिया गया है कि प्रेसिडेंट को हटाया जा रहा है, जिसके बाद से उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है और उसी वजह से काफ़ी अपनी जो आप बीती है उन्होंने बताई और उनका जो दर्द है वो हमने देखा किस तरीके से उन्होंने अपना जो दुखड़ा था, जो दर्द है वो बयां किया। लेकिन आखिर क्या स्थिति ऐसी हुई और किस तरीके से बांग्लादेश की अगर बात की जाए, जो सियासी गलियारा है वहाँ पर स्थिति ये बनती नजर आई, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति अकेले पड़ते नजर आए हैं। छात्र विद्रोह के बाद हमने देखा था किस तरीके से सुर्खियों में आए थे और उसके बाद संसद
संसद भंग होने के बाद से संवैधानिक पद पर अकेले ये बचे हुए हैं। आवामी लीग के उम्मीदवार थे और अब आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर बैन भी लगा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की परिस्थितियां फिलहाल रही हैं। बांग्लादेश में आप बता दें राजनीतिक माहौल जो है वो अब बदल चुका है, लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए अब राष्ट्रपति का ये कहना कि खुद को अकेला महसूस कर रहा हूं और कहीं ना कहीं बेइज्जत महसूस कर रहा हूं, ये उनका कहना है। फिलहाल किस तरीके की अब जो परिस्थिति है बनती नजर आएगी और किस तरह की हलचल यहाँ पर अगर हम बात करें बांग्लादेश की, जान लेते हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, फरवरी चुनाव की घोषणा होती है और उसके बाद एक बार फिर से सियासी गलियारों की अगर बात की जाए, हलचल तेज नजर आ रही है। राष्ट्रपति खुद इस बात को कह रहे हैं कि बेइज्जत महसूस कर रहा हूं खुद को और जो संकेत हैं वो अच्छे नहीं हैं। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे मोहम्मद यूनुस कोई चुने हुए प्रधानमंत्री तो है नहीं। वो उनको कहा जाता है चीफ एडवाइजर, और वो चीफ एडवाइजर किसके हैं? वो राष्ट्रपति के हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के चीफ एडवाइजर उनको अभी भी माना जाता है संवैधानिक तौर पे। और ऐसी स्थिति में अगर वो राष्ट्रपति जिसके वो चीफ एडवाइजर है वह कह रहा है कि उनका प्रॉपर सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि अशोभनीय बात है किसी भी लोकतंत्र के लिए कि जिस सर्वोच्च पदाधिकारी, राष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी है, और अगर जो चुनी हुई सरकार रहती मोहम्मद यूनुस की, तो चुनी हुई सरकार के बारे में माना जा सकता था कि वो एग्जीक्यूटिव के हेड है। लेकिन मोहम्मद यूनुस तो चुने हुए, अभी तक कोई चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, और इसलिए वो शायद उनकी अपनी असुरक्षा है मोहम्मद यूनुस की, उस असुरक्षा की वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि एक राष्ट्रपति ही है बचा हुआ इस देश में जो कि चुना हुआ एक प्रतिनिधि है और वो बिना हुए चुने हुए प्रतिनिधि, इसलिए अपनी असुरक्षा और कॉम्प्लेक्स की वजह से वो राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से संपर्क नहीं रखते। और इसी कह सकते हैं कि इसी आदत के कारण उन्होंने दूतावासों से भी, जो भी दूतावास है या जो भी उच्चायोग है बांग्लादेश के पूरी दुनिया में, उन सारी जगहों से राष्ट्रपति का जो तस्वीर होती है वो प्रोटोकॉल में होता है कि प्रोटोकॉल में राजदूत के या उच्चायुक्त के ऑफिस में राष्ट्रपति की तस्वीर होती है, वो तस्वीर भी उन्होंने हटा दी। यह भी माना जाता है कि अगर आप चीफ एडवाइजर हैं उनके, तो जिनके आप चीफ एडवाइजर हैं उसमें नियमित तौर पे मिलेंगे आप और उनको ब्रीफ करते रहेंगे कि देश के में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं। तो इस रूप में कहें कि एक बहुत ही क्राइसिस है बांग्लादेश की, और बहुत ही क्राइसिस। देखिए, एक छात्रों का आंदोलन हुआ, उन छात्रों के आंदोलन की वजह से शेख हसीना को वहां से निकलना पड़ा, उनकी जान को खतरा था। तो ऐसी स्थिति में एक आंतरिक व्यवस्था बनाई गई, अंतरिम व्यवस्था बनाई गई कि हाँ, एक चीफ एडवाइजर को स्थापना की जाए। अखिलेश, लेकिन पहले अंतरिम व्यवस्था थी, क्या वही अब तानाशाह व्यवस्था में तब्दील होती नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे सारे संकेत इस रूप में है कि लगातार दबाव बनने के कारण मोहम्मद यूनुस अभी तैयार तो हो गए हैं चुनाव के लिए, लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके से उन्होंने अवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया है, तो एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, जो कि उस देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है अवामी लीग, लगातार वो सरकार बनाती रही है। अवामी पार्टी के लीग में बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली, और ऐसे को बैन कर देना और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि तानाशाह बढ़ने की ओर अग्रसर है मोहम्मद यूनुस का। और मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज जब मिला था तो उन्हें माइक्रो फाइनेंस के लिए नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार के आरोप उन पे इतने लगे कि उनको जेल में डालना पड़ा, उसके बाद वो देश छोड़ के चले गए। तो ऐसे व्यक्ति के सामने निश्चित तौर पे एक असुरक्षा है, उनके मन में असुरक्षा है, और इसी असुरक्षा की वजह से किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, नहीं तो संविधान का, नहीं राष्ट्रपति का, और नहीं जो राजनीतिक दल होते हैं जिनको कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना होता है उसका। जी बिल्कुल अखिलेश, लेकिन यूनुस जिस तरीके से कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में नजर आ रहे हैं, नशे में चूर नजर आते हैं सत्ता के, क्या माना जाए, क्या आम चुनाव से पहले ही जो राष्ट्रपति हैं उनको हटाया जा सकता है? देखिए, आम चुनाव के पहले राष्ट्रपति को हटाया तो नहीं जा सकता, क्योंकि वहां कोई संसद है नहीं। तो कोई आप इसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते, क्योंकि संसद में ही तो प्रस्ताव होता है। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है आपको, तो संसद में लाना पड़ता है, वहां संसद है नहीं। तो अब जब चुनी जाएगी सरकार, संसद चुनी जाएगी 12 फरवरी के चुनाव के बाद, तो वो चुने जाने के बाद क्या स्थिति बनती है, उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है या उनको निश्चित तौर पे बने रहने दिया जाता है, ये सारी बातें भविष्य की बात है। लेकिन अभी जो राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी जो इच्छा व्यक्त की है, वो इच्छा एक आईना उन्होंने दिखाया है बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ, कि वो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं रह गई है,
वो पॉलिटिकल सिचुएशन कहीं से भी किसी संवैधानिक चीजों का आदर नहीं कर रही है। तो यह एक क्राइसिस है जिसपे कि देखना होगा कि किस तरीके से अगर चुनाव होता है, चुनाव के बाद हालांकि उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि खुद छोड़ देंगे, चुनाव के बाद क्या वो छोड़ते हैं या वो राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार होते हैं, जनता किस तरीके से प्रतिक्रिया करती है। और बिल्कुल अखिलेश, ये देखना होगा चुनाव के बाद क्या स्थिति जो है सामान्य होती नजर आती है या लगातार जिस तरह की उथल पुथल यहां पर मची हुई है बांग्लादेश के सियासी गलियारों में, यही स्थिति बनी रहेगी और हालात बिगड़ते हुए नजर आएंगे या संभलते हुए देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने यहाँ पर किस तरीके से बांग्लादेश में जो सियासत है वो अब उथल पुथल की स्थिति में है और आने वाले समय में ये उथल पुथल और बढ़ती हुई नजर आएगी या कुछ सामान्य होगी, वाकई ये देखना होगा। फिलहाल न्यूज पंच में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।